हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट 100%। इस सीरीज के अंदर बच्चों मैं हर चैप्टर से चैप्टर वाइज जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और अच्छे बन सकते हैं, जो इस साल पूछे जाने की संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन का एक मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा पाइल कर रहा हूँ और उसको मैं एक लेक्चर या दो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यार देखो, बैलेंसिंग तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिखा दूंगा, इतने अच्छे से कि आप सोते हुए भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। बट थिंग इज दैट कि आखिर इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ये जो सीरीज है बच्चे, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ आपके इक्वेशंस को सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए नहीं है कि हाँ क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन देख लिया खत्म। जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं उसके लिए, तो मैं पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसको दूंगा सो दैट की चीजें आपकी परमानेंट बनी रहे। ये सीरीज पढ़ने का मोटिव यही है कि जो भी चीजें आने वाली है सामने, वो सिर्फ आंसर नहीं होने वाला है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दे दिए, खत्म हो गया। आंसर के साथ साथ वो आंसर कैसे दिया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे निकल के आने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज। चलिए, तो मैं आपको पहले ये सिखाऊं कि बैलेंसिंग की जरूरत ही क्यों है हमें। बैलेंसिंग तो मैं आपको वैसे भी सिखा दूंगा। तो बैलेंसिंग की जरूरत हमें पड़ती है मास कंजर्वेशन लॉ की वजह से। अब ये स्टेटमेंट क्या देते हैं, मास कंजर्वेशन, ये कहते हैं कि आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यू कैन ओनली क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म टू वन टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में बस कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिट्टी ले लो और मिट्टी को पूरा जो ब्रिक्स का बनाने का तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं, थोड़े से बालू मिला देते हैं, वाटर वगैरह मिला के क्या करते हैं, अच्छा सा डो तैयार करते हैं और फिर उसको शेप दे देते हैं, राइट। और फिर इसको क्या करते हैं, भट्टी में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जब ये भट्टी में जाता है तो क्या होता है, पक्के ईंट बन के तैयार हो जाते हैं, मतलब ब्रिक्स आपको मिल गए, राइट। यू गॉट इट, ब्रिक्स। अब आपके मन में आ रहा है कि जो यहाँ पे ब्रिक्स था, इसका वेट अगर आप मेजर करोगे ना तो थोड़ा ज्यादा आएगा। मैं एजम्पशन कर लेता हूँ, लेट इसकी वेट 1 kg है, तो इस कंडीशन में जो ब्रिक की वेट होगी वो 0.75 kg के आसपास आएगी। 0.25 kg का लॉस हो गया तो तुम्हें लगेगा मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, बट एक्चुअल में तुमने डिस्ट्रॉय नहीं किया। जिस समय तुम डो बना रहे थे उसमें इसमें तुमने वाटर कंटेन कराया। जब इसमें पानी कंटेन हो गया, वाटर कंटेन हो गया, तो इस कंडीशन में जब तुम हीट करते हो तो ये वाटर जो मॉइस्ट कंटेन है, वो वेपर बन के इससे बाहर निकलता है। दैट मीन्स आपने वाटर के मास को छोड़ दिया, जो वेपर बन के जो चीजें यहाँ से निकल गई उसके मास को आपने छोड़ दिया था। वो मास कितने के बराबर रहा होगा, 0.25 kg के बराबर रहा होगा। दिस इज वाई आप ये 0.75 kg कम, मतलब 0.25 kg कम देख रहे हो, क्योंकि वो क्या हुआ, कुछ आपने लॉस किया जो आपने एनालिसिस नहीं किया। तो ये मास कंजर्वेशन का लॉस साफ साफ बोलता है आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हो। यू आर नॉट क्रिएटर। आप अर्थ पे क्रिएटर नहीं हो, ना ही आप डिस्ट्रॉयर हो। भाई क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा है। डिस्ट्रॉयर कौन है, भगवान शंकर जी है ना। तुम नहीं हो भाई, तुम कुछ ना बना सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम इतनी सा चींटी भर का तुम क्या कर सकते हो, मास अपने तरफ से नहीं बना के दे सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनिवर्स का मास कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता है, वो फिक्स है। पॉइंट क्लियर है, मास कंजर्वेशन क्या कहता है आपसे, पूरे यूनिवर्स का, आई एम नॉट सेइंग अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, तारे नक्षत्र ग्रह सबको मिला के बात हो रही है। इसमें से तुम पूरे का जब वेट माप के देखोगे ना, तो जो वेट रहा है वो वेट हमेशा ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है। हमारी खुरापात की वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, बट हम मास को नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, हम मास को नहीं बना रहे हैं, बस उसका रूप बदल रहे हैं, स्वरूप बदल दे रहे हैं। सेम एनर्जी कंजर्वेशन का भी लॉ यही तो कहता था, वैसा ये भी कहानी है मास कंजर्वेशन। इसी की वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लो, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए क्या करते हो, हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो चलो हाइड्रोजन गैस ले लिया। ऑक्सीजन चाहिए होते हैं तो O2 गैस ले लिया। और हमें इंद्र भगवान का वज्र चाहिए होगा, क्यों भैया, बिजली कड़कानी है। इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसीलिए तो इंद्र भगवान को क्या कहते हैं, वर्षा के देवता, है ना, जल के देवता है। जल के नहीं, वर्षा के देवता है। बारिश करने का रीजन इंद्र भगवान को
क्यों इनके पास बज रहे हैं यार, बिजली कड़का देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ज्यादा केमिस्ट्री हो गई। H2O2 combine together and form H2O, राइट? हो गया। थोड़ा आ जाओ मास कंजर्वेशन पे बच्चे। हाइड्रोजन का जो वेट होता है, एक हाइड्रोजन का वन मतलब मोलर मास निकालेंगे तो 1 ग्राम से दो का 2 ग्राम होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 ग्राम इसका मोलर मास है। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, दो है तो 32 ग्राम। अब घबराओ मत, आपको ये सब याद नहीं करना है, जस्ट फील देने के लिए मैं ये करा रहा हूँ। H2O की बात करो तो H2O कितना होता है, एक का 1 ग्राम होता है, यहाँ पे दो है तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन अकेला एक है तो 16 ग्राम। ऐसे स्थिति में ये 32 दो कितना हुआ, 34 ग्राम हो गया। और ये क्या हो गया, 16 दो क्या हो गया, 18 ग्राम हो गया। चलो मास कंजर्वेशन के लॉ को फेल कर गया। जो रिएक्टेंट थे, इस साइड वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट थे बच्चे, इधर वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट थे, दोनों में मास लंबा डिफरेंस आ गया। रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बट जब तुमने प्रोडक्ट बनाया तो 18 ग्राम का ही बनाया। ऐसा क्यों भाई, दोनों को बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है, मास कंजर्वेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन मैं गलत कह सकता हूँ, गलत है। नहीं गलत नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो देखो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंबाइन एंड फॉर्म टुगेदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ऐसे कंडीशन में तुमने 2H2 कर दिया, पहले दो था, अब तुमने दो का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो नया वाला वेट कितना आएगा, 4 ग्राम आएगा। ऑक्सीजन तो वही रह जाएगा 32 ग्राम, उसको वैसे ही छोड़ दो। यहाँ आ जाओ, 18 ग्राम ये था, और इसके 18 ग्राम के दो दो, एक 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 का 18 है तो दो के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 2 दैट इज व्हाट, 36 ग्राम। 36 ग्राम, इसको जोड़ो, 32 और 4 36 ग्राम। नाउ मास आर इक्वल। और ये क्या कर रहा है, मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी रियली रिक्वायर्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। आ जाओ ऊपर वाला इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाता हूँ कैसे करना है। लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड में ही। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ट्रू है, बट तुम्हारा काफी हद तक काम बन जाएगा। एक सिस्टम याद कर लेना, FONCl BrISC। छोड़ो, इनको मिटा दो, ISC की कहानी सी तक। अब याद कैसे करना है इसको, दिस इज व्हाट योर फोन, ClBr, ठीक है ना। ये हो जाएगा कल भर, Cl से कल, और नलका वाला होता है ना कल, जो पानी चलाते हो कल, और उससे पानी भरो, कल भर, ठीक है ना। फोन है, उसको ले लो और कल भर तक क्या करो, पानी भरो। IS, ठीक है ना, कल भर तक पानी भरो, क्योंकि क्या होने वाला है, यहाँ पे IS बना लो कुछ, IS आने वाला है, ठीक है ना, IS ऑफिसर आने वाला है। अब कुछ भी बना लो यार, जो भी तुमको स्टेटमेंट बन जाए। फोन कल भर IS, ठीक है ना, फोन कल भर IS, ठीक है। अच्छा फोन कल भर के लिए IS ने ले लिया, ऐसा सोच लो, कुछ भी सोच लो, बस याद करना है तुम्हें, ये दिमाग में रख लो। एक बार ये दिमाग में आ गया तो फिर चीजें आपको करना क्या है, बैलेंसिंग करते समय जो मेटल होता है उसको पहले तुम बैलेंस कर दो, ठीक है ना। जो भी मेटल है उसको क्या करेंगे पहले, मतलब जो मेटेलिक नेचर रखते हैं उनको पहले बैलेंस करो। यहाँ पे लेड बच्चे क्या है, मेटल के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको बैलेंस करेंगे, लेड यहाँ पे है और लेड यहाँ पे। डोंट वरी अगर चीजें बातें क्लियर नहीं हो रही, ये सब नहीं आ रही, तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही हम कर रहे हैं, बस बताने की कोशिश करें किसको पहले करना चाहिए। पहले मेटल को करना चाहिए, पहचान लिए मेटल तो बहुत आसान हो जाएगा। मेटल बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन के अंदर। अच्छा दूसरा कहानी क्या है आपका, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बारी आ रही है। तो O है और N है, तो पहले कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। एक काम करो, हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 3 जा 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। और तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो है ही है यहाँ पे, हमें कमी कितनी पड़ रही है, हमें कमी पड़ रही है 4 की, तो दो कर दो, दो दूना 4, 6 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं भाई, दो दूना 4, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब बारी है नाइट्रोजन की, तो 2 मल्टीप्लाई N, दो नाइट्रोजन है, यहाँ कितना है, एक नाइट्रोजन नहीं चलेगा, तो यहाँ दो कर लीजिए। जैसे ही तुमने दो किया तो ये देखो, दो दूना 4 हो गया, दो दूना 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ये और प्लस दो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस दो को मिटा देंगे, और ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ ना। एक लेड है बच्चे, कंडीशन में देखो क्या है आपके पास, एक लेड है, एक लेड है, हाँ है। क्या दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। क्या 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो 2 2 जा 4, 4 2 6। ना भैया यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, 7 ऑक्सीजन हो जा रहा है।
कितने हो जा रहे हैं ऑक्सीजन? 7 हो जा रहे हैं। देखो ये हीटेड ट्रायल की प्रॉब्लम आती है। करने के लिए अगर दिमाग काम किया तो एक झटके में सही कर दोगे। एकदम से क्लिक किया कि मुझे क्या वैल्यू पुटअप करनी है, तो फिर तो क्या ही बात है, एक लाइन में खत्म, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हिट, दिमाग में हिट नहीं किया, तो फिर तो गए काम से, परेशान हो जाओगे। तो फिर यहाँ पे अगर मैं 2NO2 लिखूं तो 2 दूना 4, 2 6, 1 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हम क्या करें? देखो अब इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से परेशान हो जा रहे हैं। अगर मान लो अगर आप परेशान हो गए तो फिर क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लेने का रीजन भी था। जो ये मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ ना, हिट एंड ट्रायल शायद हो सकता हो जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने में बहुत ठीक होते हैं, वो बड़े जल्दी कर लेंगे। जो थोड़े से वीक हैं, जो सोच उतनी जल्दी से सोच नहीं रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कर देता है। वो भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, टाइम ले लेते हैं। तो मैं एक ये मेथड सिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट 100% आ जाएगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। चलो उसी मेथड को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है, इनके बगल में ए लिखो, इनके बगल में बी लिखो। एबीसीडी पढ़ने आता है ना, एबीसीडी बस पढ़ दो। इनके बगल में डी लिख दो। देखो कितना आसान होने वाला है। अब इसके बाद जो लोग हैं लेफ्ट साइड में, उनको यहाँ लिख दो, राइट में नहीं जाना। जो लेफ्ट में उनको उठाओ, क्योंकि जो लेफ्ट में वही तो राइट में मिलेंगे। ये तो दुनिया का रूल है भाई, जो लेफ्ट में वही राइट में। तो लेफ्ट में कौन है मेरे पास? लेफ्ट में लेड है, मेरे पास लेफ्ट में नाइट्रोजन है, मेरे पास लेफ्ट में ऑक्सीजन है। दैट्स इट। ये तीन ही लोग हैं, और कोई तो है नहीं, इनके अलावा कोई है नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनकी काउंटिंग करेंगे। लेड की संख्या कितनी है? एक है। जो भी संख्या मिलती है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू ए मतलब ए ही मिलेगा। और कोई लेफ्ट में लेड है? नहीं है। अगर होता तो प्लस करके लिख लेते हैं, बट नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़िए। एरो के बाद जैसे जाएंगे तो बराबर का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन लगा देंगे। लेड कितना है? एक है। जो भी नंबर आएगा उसका बी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बराबर बी आ गया। और कोई लेड है? नहीं है, छोड़ दीजिए, आ जाइए इसमें। नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन कितना है? तो देखो ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चे, राइट। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या कंडीशन में क्या बनने वाला आपका? 2 नाइट्रोजन। और फिर ये 2 नाइट्रोजन ए में मल्टीप्लाई करेगा। ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक माइंड में रख लेना, ए इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 भी मल्टीप्लाई करेगा, दोनों मिलकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है? ऐसे कंडीशन में जो ये तुम्हारा 2 नाइट्रोजन और 2 का फिर ए में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2a, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी आ गई? 2a। ओके, नाइट्रोजन अब तो है नहीं यहाँ पे, छोड़ दीजिए, बाहर आइए। इधर देखिए तो नाइट्रोजन कितना है? अकेला है बेचारा, एक। तो एक का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सी मिलेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो तो 2 3 6, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6a। दैट इज व्हाट इक्वल टू, इधर आ जाओ, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे? एक। तो एक का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी मिलेगा। प्लस का साइन मैं बोला था ना, अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो प्लस लगाएंगे। 2 ऑक्सीजन, 2 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो 2c। पेशेंस से देखो, चीजें बहुत आसानी से होने वाली है। ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें डी में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2d। है ना, कितना आसान तरीका। अब यहाँ पे एज्यूम्पशन करेंगे। लेट इनमें से किसी को एक मान लो, तो लेट ए बराबर 1 मान लेते हैं हम। यहाँ पे ए को 1 माने तो बी भी 1 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। सी बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान 1 है भाई, तो 1 रखोगे, 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा। अब डी की बारी है, रख लो यहाँ पे 6। ए का मान 1 मिल चुका है मुझे, बी का मान 1 मिल चुका है, 2। सी का मान कितना है? 2 प्लस 2d। डी का मान नहीं पता है। ये 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा बच्चे। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 2d, 4 1 5, इधर भेज देंगे तो 1 बचेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो 2d बराबर, ये 2d बराबर 4 1 5, इधर जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा 1, तो d बराबर क्या मिल गया? 1/2। बस अब इक्वेशन में रिप्लेस करो। a की जगह क्या लिख दो? a की जगह तुम 1 लिखो, कोई मतलब नहीं है। b की जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो, कोई मतलब नहीं है। c की जगह क्या लिखो? c की जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा 2। और डी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? डी की जगह लिखना पड़ेगा 1/2 O2। डी की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 O2। ये कहानी हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट किताबों में ऐसा इक्वेशन देता ही नहीं है तुम्हारी किताब में। हालांकि ये सही है, हायर क्लासेस में ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही माना जाता है और सही है भी। देख लो, बैलेंस कर लो। 2 2 जा 4, एक 5, और 2 ऑक्सीजन है, उसका आधा करोगे तो 1 ऑक्सीजन, मतलब एक 6। 2 3 जा 6। देखो इक्वेशन बैलेंस है। बट तुम्हें एक अच्छा वैल्यू में चाहिए, फिगर राउंड फिगर वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होता है? ये जो नीचे आते हैं, और भी कोई नीचे आएंगे, उनको मिलाकर एलसीएम ले लें। तो और कोई है नहीं, सिर्फ 2 ही है, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 का पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो नया इक्वेशन क्या मिलेगा? 2, यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ थोड़ा तो तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा। देखो 2 PB
NO3 का ट्वाइस, 2 का सब में मल्टीप्लाई करना है, 2 PbO, लिखो भाई PbO प्लस 2 जा 4NO2, ठीक है ना। और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 आ जाएगा बच्चे, और 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा, तो सिंपल सा O2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा चेक कर लो, तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? दो लेड है क्या? हाँ, दो लेड है। ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या 12 ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, और प्लस 2 ऑक्सीजन, देखो तो 2 8 8 2 10 2 12, 12 ऑक्सीजन भी है, बहुत बढ़िया। क्या नाइट्रोजन? 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन भाई, दो ये भी मल्टीप्लाई, ये मतलब 4 4 है क्या? देखो 4 नाइट्रोजन। इक्वेशन मेरा एकदम सही तरीके से बैलेंस हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, और बस डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी आसानी से क्विकली उसको कैच कर लिया। जितना आसानी से वो कैच कर लोगे, उतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड सक्सेसफुल हो जाता है, एक झटके में दिख जाता है और रखते ही सही हो जाता है। देखो ये सीरीज तुम देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम पहले से ही इस चैप्टर को पढ़ रखे हो, और तुमको ये जो सिचुएशन में बता रहा हूँ वो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे इक्वेशन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ इक्वेशन को टाइम लगता है। तो टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो, दो एक दो 3 मिनट में लग जाए हिट एंड ट्रायल मेथड में तो अच्छा है, ट्राई करो, 1 2 मिनट ट्राई करो। अगर 1 2 मिनट में भी नहीं लगता है तो इस इक्वेशन इसको अप्लाई कर लो, मतलब ये देख लो, इससे आंसर दे दो, क्योंकि एक एक नंबर आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो, है ना। तो फाइनली मेरे पास क्या मिला, यहाँ पे फिलअप कर दूं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। 2 यहाँ मिला, यहाँ क्या मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ क्या मिला, तो यहाँ मुझे 4 मिला, और यहाँ क्या मिला, फाइनली मुझे कुछ नहीं मिला। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगला इक्वेशन एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ Fe है, यहाँ H2 है, Fe3O4 है, और H2 है, बैलेंस करना है। देखो क्या करना है हमें, पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ Fe है, मैंने पहले बताया मेटल को बैलेंस कर लो, तो 3 Fe यहाँ कर लो भाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3Fe हो गया। देन हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन को FONClBr ऐसे कर लो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कौन है ऑक्सीजन? ये रहा ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन ये है, तो इधर कितने हैं? 4 हैं, इधर कितने हैं? 1। अरे कैसे चलेगा यार, 4 और 1 का बहुत फर्क है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब बारी है हाइड्रोजन की, तो 4 2 जा 8, और कितने भाई? 2 हैं, और क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से कितना आसानी से सॉल्व हो गया। मैं पहले हमेशा बोलूंगा, पहले हिट एंड ट्रायल ट्राई करेंगे, देन आप जो मैंने आपको सिखाया ABCD मेथड करके, वो देन आप अप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो हिट एंड ट्रायल से, देन ABCD का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा अगर आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो ऐसा तरीका है ना, आसान हो चाहे टिपिकल हो, सबके लिए इतना टाइम कंज्यूम कराएगा। टिपिकल में भी इतना ही टाइम लेगा, आसान वाले में इतना ही टाइम लगेगा। तो पहले ट्राई कर लो ना, 1 मिनट देने में क्या ही जा रहा है। नहीं हो पाएगा तो है ही हमारे पास मेथड ABCD। एक बार और इसको ABCD से दिखा दूं, सो दैट कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा A, इसको मिटा दो पहले, इसे कहने वाला हूं मैं A, इसे कहने वाला हूं मैं B, इसे कहने वाला हूं मैं C, इसे कहने वाला हूं मैं D। ABCDEF जितना आएगा उतना लिखते जाओ। तो कौन कौन से लोग हैं नए नए चेहरे? आयरन की एक चेहरा है, एक हाइड्रोजन का चेहरा है, और एक ऑक्सीजन का चेहरा है, यही लोग हैं। तो आयरन Fe कितना है? 1 है, तो 1 इंटू ए ही रह जाएगा, और कहीं इधर नहीं, इधर आ जाओ, बराबर 3 इंटू सी, 3 है भाई, सी में मल्टीप्लाई करें 3C हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करो, 2 इंटू बी, भाई 2 हाइड्रोजन है, बी में मल्टीप्लाई करें 2B हो जाएगा, और कोई हाइड्रोजन तो है नहीं कि प्लस करें, इधर आ जाएंगे। इधर देखो, इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, बस एक ही है, 2D हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 है, 1 इंटू बी हो जाएंगे, दैट इज वॉट इक्वल टू, इधर कितना ऑक्सीजन है? 4 है, 4 इंटू सी 4C हो जाएंगे। लेट ए बराबर 1 तुम मानो, चाहे सी बराबर 1 मानो, कोई भी एक को मानो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसकी संख्या बार बार आएगी उसको मान लो। बी एक बार आया, बी दो बार आया, ए एक ही बार आया, तो जो एक बार आया उसको ना मानिए, छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे हम उनको मान लें जो कई बार रिपीट हुए हैं, कि कई जगह वो एक झटके में खत्म कर देंगे। या 2B यहाँ आया, बी भी आया, तो बी को 1 मान लो ना, आसानी पड़ेगी। बी बराबर 1। आई एम नॉट सेइंग कि A1 मानोगे तो नहीं आएगा, आएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। दिखा भी देता हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ। पहले B1 को मान के सॉर्ट आउट करें। B1 माने तो इसको छोड़ दो, अभी यहाँ जाओ, यहाँ पे C कितना निकल के आ रहा है? B को 1 मानेंगे तो 4C, तो यहाँ पे C बराबर क्या मिल जा रहा है? 1/4। चलो सब कुछ भी मान लो, हर तरफ से क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल वैल्यू पहुंच ही जा रहा है। मैं बचना चाह रहा लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। C का मान क्या हुआ? 1/4, उठा के यहाँ रख दो। A बराबर 3C और 3 इंटू 1/4, A बराबर क्या मिल जाएगा? 3/4, ठीक है। A का मान मिल गया, A मिल गया, C मिल गया, B की बारी है।
बी मिल गया क्या? बी तो पहले ही मान में 1 है, डी की बारी है तो डी यहाँ से मिल जाएंगे। 2, बी का मान 1 है, दैट इज व्हाट इक्वल टू 2d। तो 2 1 जा 2, दैट इज व्हाट 2d। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1। देखो कितना आसानी से पहले सॉल्व हो गया था ना। अब उसी को हम लोग एक लॉन्ग प्रोसेस ले रहे हैं, इसीलिए मैं बोला पहले हिट एंड ट्रायल देन ए मेथड। अब ए बी सी डी का मान मिल चुका है, उठा के वैल्यू पुटअप कर दो। ए बी सी डी की वैल्यू पुटअप करो तो क्या मिलेगा? ए का मान कितना है भाई? 3/4। क्या है? ए का मान 3/4। बी का मान कितना है भाई? 1 है, छोड़ दीजिए। सी का मान कितना है? तो 1/4। डी का मान कितना है? तो 1 है, छोड़ दीजिए। अब देखो यहाँ 4 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 4 आपको दिख रहा है नीचे बेस पे। तो क्या करेंगे? अभी 4 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कुछ गड़बड़ आ रहा है। 4 3 जा 12 एफ हो जाएंगे, प्लस 4H2O हो जाएंगे। दैट इज व्हाट, यहाँ देखिए 12/4 होगा बच्चे, बाई 4 भी चल रहा है ना, अपॉन, ठीक है, ये अपॉन 4 छूट रहा है, देखो 4H2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4/4 हो जाएगा, Fe3O4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4H2 हो जाएगा। देखो 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से खत्म हो जाएंगे, जो बच गए सो बच गए। तो यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O, और एरो दे दो, क्या बच जा रहा है? Fe3O4 प्लस 4H2। तो फाइनली इक्वेशन तो वही है, बट ये प्रोसेस में क्या हुआ? थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। तो मैं यही कहूंगा पहले ट्रायल मेथड, और कॉम्प्लिकेटेड है तो ये वाला मेथड, क्योंकि ये हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उसका आंसर तो दे देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये आपको किस मेथड से सॉल्व करना है आप पे डिपेंड करता है। मैंने दो आपको मेथड सिखाया, एक जो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और एक जो झटके में खत्म करना है, तो हिट एंड ट्रायल। मन में सोचो, सही हो गया तो सही। हिट एंड ट्रायल का मतलब ही क्या है? तुक्का मारो, तुक्का मारो, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर तो हमारे पास एक प्रॉपर मैथ वाला मेथड तो है ही है, लगा लेंगे आ जाएगा, कहीं से भी निकल के जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये MnO2 HCl MnCl2 Cl2H2 ये आपके लिए मैं बैलेंसिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करना, और दोनों ही मेथड को अप्लाई करके कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं फिर से आपको ऐसा करूंगा, एक पूरा बैलेंसिंग के लिए लेके आ जाऊंगा सीरीज। उसमें 10-15 क्वेश्चन होंगे, उसको फटाफट 1 बाय 1 करके हिट एंड ट्रायल और ये दोनों मेथड का इस्तेमाल कर करके सॉल्व करेंगे, सारी चीज दिमाग में घुस जाएंगे। तो बस आपको कमेंट करने की जरूरत है, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो लेट मी नो। आगे क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट गेट कोरोडेड। दो ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जिन जो कोरोड नहीं होते हैं। तो अब बच्चे ये सिंपल से कहानी है, अगर आपने देखा होगा तो मम्मी लोग को या फिर दीदी लोग को घर में चांदी और सोना पहनते हैं, है ना, गोल्ड और सिल्वर, ये कभी खराब नहीं होते, वो पहने रहते हैं, खराब नहीं होते, धुल देते हैं फिर से चमकने लगता है। दीज आर द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कोरोड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का बनना, मेटल का ऑक्साइड बन जाना, इज व्हाट कोरोड हो जाना। तो ऑक्साइड नहीं बन पा रहे, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन में रस्ट लग जाता है, दिस इज व्हाट कोरोड हो रहा है, उसका कोरोजन हो जाता है उसका। तो ऑक्साइड नहीं बनना है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करे, तो मोस्टली उनका नाम लेना है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। किन मेटल का आप नाम ले सकते हैं? नॉन रिएक्टिव मेटल का, जो रिएक्शन करने के लिए तैयार ही ना हो, ऐसे लोग ही क्या करेंगे? खुद का कोरोड नहीं होने देंगे। तो ये दो नाम आप बता दीजिएगा। Au मीन्स गोल्ड होता है बच्चे, Ag मतलब सिल्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेम 2 सॉल्ट्स दैट आर यूज इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिंपल से बच्चे, सिल्वर का ब्रोमाइड और सिल्वर का क्लोराइड, ये दोनों ऐसे हैं जिनका हम फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अभी ये हमारे सिलेबस पे नहीं है कि किस तरह से होता है, ठीक है ना, बाकायदे एक डिटेल होता है फोटोग्राफी के लिए। तो फिलहाल इसका नाम आपको याद रखना है, दो सॉल्ट का नाम, दैट इज व्हाट सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो थोड़ा सा साइड कर दीजिए, collected over one electrode double than that of gas collected over the other electrode। यहाँ इलेक्ट्रोड का नाम दे देते तो और अच्छा होता, नहीं दिया, मैं बता देता हूँ कैसे क्या होने वाला है। बात हो रही है इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पहले ये चीज दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी चीज समझ में तभी आएगी ना जब हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, और एक बार मीनिंग पता हो ना तो फिर क्या ही बात है, आप हर एक का आंसर दे दोगे, पढ़ने में मजा भी आता है।
जब मीनिंग नहीं पता होता तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आगे की बातें तो समझ में आती है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाला वर्ड वाला होता है वो बातें नहीं समझ में आती कि उसका मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ वो सब चीजें यहाँ बताने वाला हूँ। देखो इलेक्ट्रोड का कहानी क्या होता है, दो तरह से इलेक्ट्रोड हो सकता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है और एक आपके पास निगेटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मतलब मेटल की शीट है, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, उसी को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है, बीच में बैटरी भी होनी चाहिए थी, तो मैंने बैटरी नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो बैटरी ले लिया जाए। यहाँ पे मैं प्लस माइनस, एक बात याद रख लेना, प्लस वाला बड़ा होता है और माइनस वाला ये लेंथ छोटा होता है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहाँ नहीं जाएगा पॉजिटिव की, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे निगेटिव की, मतलब ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। याद कैसे करना है कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव, एक को कैथोड कहते हैं एक को एनोड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही हो, किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, याद रखना लिसिस वर्ड आ रहा है, दैट टाइम आपको एक वर्ड याद कर लेना है एनआरसी, जो गवर्नमेंट हमारी लेके आ रही है ना, जो रोहिंग्या आ रखे हैं हमारे देश के अंदर घुसपैठियां, तो उनके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है, एनआरसी लेके आ रही है, दैट इज व्हाट एन। अब मैं उसकी फुल फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना है तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एन क्या स्टैंड कर रहा है बच्चे, एन स्टैंड कर रहा है निगेटिव को लेके, क्या कर रहा है निगेटिव। आर क्या स्टैंड कर रहा है, दैट इज व्हाट राइट, ठीक है ना, रिडक्शन, दो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, राइट और रिडक्शन दो वर्ड बोलेंगे। और सी क्या कर रहा है, सी बच्चे को उसका मतलब होता है कैथोड। तो बच्चे जो कैथोड प्लेट होगा वो निगेटिव होगा, दैट मीन्स दिस प्लेट इज व्हाट कैथोड प्लेट, इसे हम कैथोड प्लेट कहेंगे। और दिस प्लेट इज व्हाट, ये आपकी कौन से प्लेट कहलाएंगे, तो ये एनोड प्लेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एनोड प्लेट। क्लियर, कैथोड एनोड कैसे याद करना है, एक बार कैथोड मालूम हो चुका तो अपने आप एनोड तुमको इसको बोल देना है। और इसे हम पॉजिटिव प्लेट कहेंगे और इसे हम निगेटिव तो कह ही रहे हैं एनआरसी से। एक बार ये तो क्लियर हो गया तो सब उसका अपोजिट बोलेंगे और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ बच्ची रिडक्शन होता है, अब ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, जितने टर्म्स आएंगे सबका डिटेल करूंगा। और ये क्या होते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे रिडक्शन हो तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा। दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो सिर्फ अकेला होता हो, जब तक वो हाफ सेल में नहीं है। तो ये सब क्या बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट छोड़ दो, मैं उतना आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ। रिडक्शन का मतलब अभी आपके सिलेबस में जितने भी रिएक्शन है वो ऐसे कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलने वाले हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ना होता हो। मतलब आप जो भी रिएक्शन देखते हो वो सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो मतलब उसमें रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा। देखो तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग समझो, इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिकली मीनिंग होता है जो आप सॉल्ट ले रहे हो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होके क्या करते हैं, अपने अपोजिट चार्ज के प्लेट पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं NaCl की बात करूं, तो Na पे प्लस जाएगा, Cl पे निगेटिव जाएगा। तो Na प्लस क्या करेगा, अपने चार्ज के अपोजिट वाले पे जाके बैठेगा, मतलब इस वाले प्लेट पे जाके बैठेगा। और Cl कहाँ जाके बैठेगा, Cl वाले पॉजिटिव पे जाके बैठेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपने करंट फ्लो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जो आपने सॉल्ट भर रखे थे उस सॉल्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, वो टूट गए और अपोजिट प्लेट पे जाके बैठ गए। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, उसका सेटअप आपको नजर आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप कैसा दिखता है, पॉजिटिव प्लेट क्या होते हैं, नेगेटिव प्लेट क्या होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बारी बची है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, देन हम आपको आंसर दे देंगे। रिडक्शन बच्चे होता है, दैट मींस अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो आपकी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरे शब्दों में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कोई एक याद रखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपसे क्या बोला, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आपके सिलेबस में जो आपको बात बताता है। या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, जिसमें मतलब M है इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, ठीक है ना, MH बना ले, M और H मिलके MH बन गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना इज व्हाट, रिडक्शन।
हाइड्रोजन का लॉस हो जाना इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। उल्टा बोल देंगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरे वर्डों में जो बहुत पॉपुलर है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है, बट फिर भी अभी आपके सिलेबस के लिए बहुत सही है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन की कहानी हो गई। कैसे क्या होता है अभी दिख जाएगा आपको। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गैस कलेक्ट वाटर, why is the volume of gas collected over one electrode double than that of gas collected over the other electrode। किसका भैया, वाटर का। किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। मतलब इसमें है पानी, पानी, और इस पानी का हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए। H2O, तो दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ब्रेक होता है बच्चे, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और वन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में टूट जाता है। मतलब आपको H2 गैस मिल रहा है और O2 गैस मिल रहा है, तो एक क्या मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, और एक एनोड पे मिल रहा है। अब H2O में कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, वो देखो। H2O बच्चे अगर टूटेगा ना तो अपने आयन में, तो H प्लस बनाएगा, OH निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O टूटता है तो H प्लस बनाता है, OH निगेटिव बनाता है, यही मिलकर तो H2O बनते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं, H2O बन जाते हैं। तो H प्लस OH निगेटिव में आप मुझे बताओ H प्लस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ भागेगा। यहाँ पे अगर H प्लस है पानी में तो कहाँ भाग के जाएगा, यहाँ जाएगा। तो निगेटिव प्लेट पे H प्लस जाएगा, कुछ रिएक्शन वगैरह करेगा, और यह H प्लस यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, खुद को कन्वर्ट कर लेगा H2 में। खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका, इस कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनता है। और OH निगेटिव है बच्चे, तो OH निगेटिव कहाँ भाग के जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ से कुछ प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस जाएगा, बस अभी यहाँ पे याद रख लीजिए। OH निगेटिव के पास ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे जो लिबरेट होगा गैस, वो O2 लिबरेट होगा। तो इस तरह से एनोड पे ऑक्सीजन मिल जाता है और कैथोड पे हाइड्रोजन आपको ऑप्टेन हो जाते हैं। किस रेशियो में ऑप्टेन होते हैं, क्वेश्चन आपका ये था। तो देखो, टू मॉलिक्यूल्स में आपके हाइड्रोजन मिल रहे हैं, वन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन मिल रहे हैं, मतलब 2:1 के रेशियो में क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। भाई ये रिएक्शन याद होगा तभी आंसर भी दे पाएंगे। टू टू रेशियो में हाइड्रोजन है, वन रेशियो में ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि H2O जो ब्रेक करता है, ये रिएक्शन होता है H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। अब रिएक्शन को मुझे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी मास कंजर्वेशन की वजह से, तो देन फाइनली यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, दो हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है। दैट मीन्स यहाँ पे 2, ये 2 होंगे और ये 1 होंगे, 2:1 के रेशियो निकलेगा। तो ये लॉजिक है, डबल देन दैट ऑफ गैस ऑफ कलेक्टर। सिंपल से बोलेंगे, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स break down due to the electrolysis, two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen is liberated at a cathode and anode. This is why क्या होगा आपका, आपको डबल मिलता है एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे के कंपेयर में। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया। मजा आया क्वेश्चन का आंसर पढ़ के, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स आयंस आपने ले रखे हैं, वो अपने क्या करते हैं, जिससे मिलके बने होते हैं, वो एटम में टूटना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाट योर इलेक्ट्रोलिसिस, खत्म कहानी। ये सीधे H2 और O2 में नहीं टूटता है कभी भी, क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो चल जा रहा है, H2O2 लिख लो, एच आयन OH आयन बनते हैं, फिर H आयन इस पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है ना, H2 में कन्वर्ट होते हैं, OH निगेटिव जाता है, यहाँ पे लॉस करता है, ऑक्सीडेशन कराता है खुद का, ये सब कहानियां आती हैं। तो चलिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो, अच्छा इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके प्रॉपर वे में इसका आंसर आपको हैंड रिटन में या फिर टाइप वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो घबराओ मत, पहले इस चीजों को समझ लेना, और इसका आंसर याद करने के लिए नीचे मेंशन होगा, चीजें आपको लिंक दी रहेंगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? What type of chemical reaction is this? बहुत इजी और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप व्हाइट सिल्वर क्लोराइड की बात करते हो, तो सिल्वर क्लोराइड मतलब सिल्वर मतलब चांदी, इसका मॉलिक्यूलर जो आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, सिंबल जो होता है एलिमेंट का, वो Ag होता है, और क्लोराइड का Cl होता है बच्चे। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड की जब तुम नाम लियो, तो ये है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, पीछे ही लिखा था। इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में छोड़ दोगे तो क्या होता है, एक्सपोज होता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस,
चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है जब आप सनलाइट में छोड़ देते हो, ठीक है ना, सनलाइट, ऐसे कंडीशन में सिल्वर Ag में टूट जाते हैं और जो क्लोरीन होते हैं वो Cl2 में टूट जाते हैं। अब यहाँ Cl2 में टूटने का रीजन होता तो है Cl नेगेटिव, बनता तो Cl नेगेटिव है, मतलब Cl बनता है, एक Ag मिला एक Cl मिला, Cl पे माइनस होता है Ag पे प्लस चार्ज होता है। ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो Cl से कंबाइन करके फाइनली Cl2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुम यहाँ जानो एक Ag Cl कभी फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो Cl2 में रह पाएगा, अकेला Cl नेचर में नहीं रह पाता है ना, अकेला Cl नेचर में नहीं रह पाता, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत तेज रिएक्शन कर जाता है, कोई भी अगल बगल मिलेगा उसी से चिपक जाएगा। तो क्लोरीन ढेर सारे टूट के बन रहे, ढेर सारे Ag मिल रहा है, ढेर सारे क्लोरीन, तो क्लोरीन बगल में था, काला भाई क्लोरीन तुम उसे कंबाइन कर जा Cl2 बना लेते हैं, स्टेबल हो जाएंगे बना के। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की तो पूरी कहानी चल जाती है, क्लास 11 में तुम जाओगे ना तो पूरी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, ये क्यों है तो स्टेबिलिटी का, वो क्यों है तो स्टेबिलिटी का, ऐसा क्यों हुआ तो स्टेबिलिटी का, इतना सारा आंसर आएगा स्टेबिलिटी का जिसका कोई रीजन नहीं रहेगा, मतलब कहीं भी घुसा दोगे स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये गैस भी जो क्लोरीन तुम्हारा बना ये स्टेबल होना चाहता है। Cl फॉर्म इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, एक और क्लोरीन मिल जाएगा मस्त अपना स्टेबल हो जाएगा, दो क्लोरीन मिलकर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो Cl2 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्लोरीन गैस निकल रही है, मेरे ख्याल से बात याद हो गया होगा। AgCl, अब ये प्लस चार्ज हटाइए और यहाँ पे 2 Ag लगे, प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे, मतलब ब्रेक करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से AgCl से 2 Ag मिलता है, Cl2 मिलता है, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ गई 2 का मल्टीप्लाई, देखो Cl2 गैस मिला तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 2 से चलो यार मैं नया लिख ही लेता हूँ, ये रहा मेरा AgCl, क्या मैंने बोला, Ag मिलेगा और Cl2 मिलेगा, Cl क्योंकि रहता नहीं है तो Cl2 के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे क्या कहानी होगा, ये 2 है तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो एक काम करो यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे 2 2, कहानी खत्म, बैलेंस हो गया इक्वेशन। क्यों हुआ, सनलाइट के अंदर एक्सपोज होने की वजह से हुआ। ये क्या कहलाता है, ये बच्चे फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। फोटो मतलब लाइट, फोटोन की वजह से डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन। ये किस तरह का इक्वेशन है, रिएक्शन है, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सनलाइट की वजह से हीट इसको प्रोवाइड किया गया, ओवरऑल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एनर्जी दे दी गई, हीट दिया गया, हीट की वजह से टूट गया। तो सनलाइट क्या है, सनलाइट के पास हीट ही तो कंटेन है, क्योंकि लाइट है तो लाइट के लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोन की वजह से डिकम्पोज हुआ, फोटोन में एनर्जी कंटेन करता है, हीट कंटेन करता है, उसने इसको तोड़ दिया, 2 Ag और CO2 के फॉर्म में टूट जाता है। क्लियर है, चलो ये तो रिएक्शन था, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा हुआ है और इतना इजी है, AgCl टूटा AgCl में। व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा यहाँ कहानी तुम्हारा थोड़ा, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन दूर करूं मैं पहले, क्विक लाइम, ठीक है ना, फिर आपके पास आता है लाइम वाटर, कौन क्या है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। स्लेक वाट मतलब स्लेक लाइम हो जाता है, ठीक है ना, और क्या होता है आपके पास, एक होता है लाइम स्टोन। अब इसमें कौन क्या है, किसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंफ्यूजन बन जाता है, तो मैं कंफ्यूजन यहाँ दूर कर देता हूँ। क्विक लाइम की बात करेंगे, लाइम वाटर की बात करेंगे, तो मैं फॉर्मूला लिखूं कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का ट्वाइस, बच्चे लाइम वाटर को ही स्लेक लाइम कहते हैं, ठीक है ना, तो ये यही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होते हैं, क्या होते हैं ये, मार्बल्स होते हैं, और मार्बल सिर्फ स्टोन नाम दे दिया है, तो मार्बल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऐसे ही खत्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल हो गया। अब क्विक लाइम और लाइम वाटर दोनों में एक साथ वर्ड आ रहे हैं, इसको कैसे खत्म करें, जो स्टोन है वो कार्बोनेट है, लाइम वाटर देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल OH है, मतलब यहाँ से वाटर की बात हो रही है, OH है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, और यहाँ पे कोई OH वगैरह की कहानी नहीं है, दैट मीन्स ये क्विक लाइम है और इसमें वाटर कंटेन है, इसलिए क्या लाइम वाटर कहलाएगा, स्लैक लाइम कहलाएगा। तो इस तरह से इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, नाम एक जैसे होते तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको COH ट्वाइस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। लाइम स्टोन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मार्बल्स मतलब ये जो तुम देखते हो ना मार्बल वगैरह, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते हैं, व्हाट हैपन व्हेन केमिकल, देखो यहाँ पे क्विक लाइम
क्विकलाइम की बात करेंगे तो CaO एडेड टू वाटर, पानी में डाल दो H2। यार देखो सिंपल सा कहानी हो जाएगा, जैसे तुम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। देखो क्या होगा, अरे बन जा भाई, क्या हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ये रहा। क्या होगा, CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा, हीट बाहर निकलता है। CaO देखो यहाँ पे कहानी OH का ट्वाइस हो गया। कैसे बनाना देखो, याद कैसे करना है, तो ये CaO हो गया प्लस H2 को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, HOH वही बात है, H2 ही है, दो H है एक O है, H2O बन जा रहा है। अब देखो वो क्या रहा है, ये O और H, एक OH बन गया, एक OH, एक OH और एक OH, दो H हो गए, कैल्शियम कहीं छोड़ दो तो CaOH, दो हैं तो दो का ट्वाइस लग गया, CaOH का ट्वाइस, याद करने का तरीका हो गया आपको। ये सब होता नहीं है, फर्जी होता है, बट याद करने में हेल्प करता है, कुछ तो याद करना। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री आपको लर्न करना होता है, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। डाटा है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डाटा, कितना आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो। दिमाग में जितना डाटा कलेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको केमिस्ट्री आएगी। मैं एज ए टीचर क्या कर सकता हूँ, मैं एज ए टीचर इस चीज को आसान कर सकता हूँ कि डाटा आपको कलेक्ट कैसे हो जाए, कितना ज्यादा ज्यादा कलेक्ट में करा सकूं, जो डाटा आपको कलेक्ट वो लंबे समय तक दिमाग में कैसे बना रह सके, यही सब गाइडेंस कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। यही सब चीजें हो सकती हैं, और कुछ ज्यादा नहीं हो सकती केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स थोड़ी ना है कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो इसमें भी देते हैं, न्यूमेरिकल दें फिर कैसे उसका अप्रोच होता है, फॉर्मूले हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, जो होता है वो होता है। कैल्शियम ऑक्साइड H2O से कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो बनाता है, हीट रिलीज होती है तो होती है, अब तुम इसको बदल नहीं सकते, जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ भी गया होगा। CaO इज व्हाट, क्विक। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देख के डर भी लग रहा है क्या ही दे दिया, बट घबराओ मत, क्वेश्चन जब भी बड़े होते हैं तो उसके आंसर बड़े आसान होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब बच्चे, अब चलो एक और बात याद आ गई यहाँ से, तो मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, तुम क्या समझते हो, एक्वस से दो तीन वर्ड आने वाले हैं, आपको मिलते रहेंगे रास्ते में। एक वर्ड आपको मिलता है मोल्टेन, ठीक है ना, एक मोल्टेन वर्ड मिलता है, एक आपको मिलता है AQUEOUS एक्वस मिलता है, एक आपको सॉलिड मिलता है, सो ऑन एंड गैस मिलता है, लिक्विड मिलता है। तो क्या आप समझते हो इससे, देखो एक्वस का मतलब ये मोल्टेन, बच्चे मैक्सिमम मोल्टेन फिर भी ठीक है, एक्वस और लिक्विड को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक्वस का मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे NaCl ले लेता हूं, अगर मैं बोला एक्वस NaCl बोल दिया, एक्वस फलाने बोल दिया, मतलब BaCl2 बोल दिया, NaSO4 Na2SO4 बोल दिया, KCl बोल दिया, एक्वस बोल रहा है, दैट मीन्स जिसका भी नाम लिया उसके साथ वाटर कंटेन है। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा, एक्वा गार्ड लगा होता है ना आपके घर में, RO वाटर, एक्वा वाला, एक्वा का मतलब पानी, एक्वा मैन मूवी भी है, एक्वा का मतलब वाटर, दैट मीन्स जो भी है वो वाटर के साथ है, NaCl है, NaCl वाटर के साथ है बच्चे। लिक्विड जब तुमसे बोले तो लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ NaCl है, NaCl को इतना गर्म कर दिया गया, कुछ ऐसा कर दिया गया कि अपने क्या हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में चला गया, होता सॉलिड फॉर्म में है, बट ड्यू टू द हीट प्रेशर एंड समथिंग टेम्परेचर जो आपने उसके सराउंडिंग में लेके आया, उसकी वजह से क्या चला गया, मतलब द्रव फॉर्म में आ गया, मोल्टेन फॉर्म में चला गया, दैट इज व्हाट लिक्विड। यहाँ लिक्विड का मीनिंग ये होता है, किसी चीज का गल जाना, पिघला हुआ स्थिति, दैट इज व्हाट आपका, उसको लिक्विड बोल सकते हो। मतलब लिक्विड बोले मतलब उसके सिवा कोई और नहीं है भाई उसमें, उसका फेज लिक्विड है, बट उसमें कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध प्योर है, प्योर आदमी है। गैस तुम जानते हो यार, गैस तो, सॉलिड भी तुम्हें मालूम है क्या होता है। कंफ्यूजन यहीं पे होता है एक्वस लिक्विड को लेके, तो मैं यहाँ पे आपको एक्वस लिक्विड का मीनिंग समझा दिया। देखो कितनी मैं बारीकियों से आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे मुझसे तो फिर वाही वाही रहेगा, कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये जो चीजें मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, एक नंबर का चीज है, अगर ले लिए तो ले लिए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट की बात हो रही है, तो लिख लिया जाए सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। कैसे याद रखेंगे सोडियम सल्फेट को, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो वहां मैं कुछ क्या कहते हैं आयनिक, मतलब फॉर्म दिखाऊंगा मैं, कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट्स वगैरह के, कि किस तरह से वो अपने आयन में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से अपने आयन में रहते हैं,
जिनके 15 से 20 होते हैं, अगर वो 15 से 20 तुमको आते हैं ना, तो 80% रिएक्शन तुमको लिखने आ जाएगा, जो क्लास 10th के अंदर है, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, 80% रिएक्शन तुम खुद कर जाओगे। तो कमाल का होने वाला वो भी है। चलिए फिलहाल सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, मैं वहां पे ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि NaSO4 कैसे Na2SO4 बनाया। रिएक्ट विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यहाँ देखिए दोनों ही एक्वस फॉर्म की बात हो रही है, तो AQ लिखते हैं। एक्वस के लिए लिखने का तरीका होता है शॉर्टकट AQ, दैट इज व्हाट एक्वस, प्लस क्या बोला उसने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम को Ba कहते हैं, क्लोराइड को Cl2, वहां पे हो गया। बेरियम क्लोराइड स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। आपको ये बात बतानी है कि वो कौन सी फेज होगी। फेज आपके तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं किस फेज में Na2SO4 और BaCl2 को रखूं जिससे रिएक्शन की संभावना 0 हो जाए, हो ही ना रिएक्शन, विल नॉट टेक प्लेस। कौन सा फेज होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन देखो बैलेंसिंग की बात कर रहा है, तो बैलेंस कर लेंगे, हमें मेथड आता है, नॉर्मल अप्रोच भी आता है। एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का टाइप भी बताना है। क्या ही बात है, एक से एक क्वेश्चन ने पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया जो भी इसको पूछने का मन था। तो Na2SO4 BaCl2 बच्चे जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके रिजल्ट तुमको क्या देने वाला है, बड़ा अच्छा से एक रिजल्ट दे देने वाला है। रिजल्ट आपका इतना ही सा है, Na के साथ कहानी क्या हो जाएगा, Cl चले जाएंगे और Ba के साथ SO4 चले जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा बच्चे बेरियम सल्फेट प्लस Na के साथ Cl चले जाएंगे NaCl। बैलेंस करना है तो Ba के साथ SO4 गया, जाने दो इसको, Na के साथ Cl गया, यहाँ पे 2 लगा दो, 2NaCl, BaSO4, आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इक्वेशन बैलेंस हो गया और इक्वेशन मैंने लिख दिया। पूछा क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो आपके रिएक्शन में जो है एडिशन रिएक्शन, दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करना है, डिकम्पोजिशन के बारे में बात करना, भी आगे मिलेगा, क्वेश्चन है रखा हुआ मैंने क्वेश्चन। फिर आपके पास क्या आएगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक की बात कर लोगे आप, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, इंडोथर्मिक क्या होते हैं, ये सब आगे हैं, तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ऐसे रिएक्शंस आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, क्योंकि Na क्या कर रहा है, इस बेरियम को हटा रहा है, और बेरियम क्या कर रहा है, यहाँ पे Na को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो वहां से उस जगह से उसके स्थान से हटाना, किनारे करना। तो जब एक दूसरे से दोनों लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट कंडीशन में क्या बनता है आपका, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये दोनों नहीं कर सकते हैं, बेरियम की औकात नहीं है इतनी कि सोडियम को हटा सके, वो सोडियम ही है कि इनको छोड़ के बेरियम को हटा दिया और NaCl बना दिया। और जब सोडियम बना लिया तो यहाँ जगह खाली था, तो बेरियम अकेले हो गए, किनारे ढकला गए, सल्फेट किनारे हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या किए, आपसी समझौता करके BaSO4 बना ली। रियलिटी ये है, बट हम कह लेते हैं कि Na इसको ढकेल रहा है, Ba इसको ढकेल रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए डबल का नाम आ जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बट रियलिटी क्या है, सिर्फ सोडियम के पास औकात है बेरियम को हटा देने का, बाकी तो बेरियम और सल्फेट आपस में कंबाइन होते रहते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, देखो 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक लाइन में मैंने खत्म कर दिया। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके नोट्स PDF के फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दिया गया होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम की तो वाही वाह हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। रिएक्टेंट का वो कौन सा फेज होगा जिसमें रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो बच्चे यहाँ पे मैं आंसर दे दूं तो सॉलिड फेज होगा जिसमें वो रिएक्शन आपका पार्टिसिपेट, कहाँ गया भाई, आजा, नहीं करने वाला है, एक्वस, ठीक है ना, ये भी एक्वस फॉर्म में। कौन से फेज में, मैंने बोला सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों सॉलिड फेज में नहीं करेगा, कोई सॉल्ट होता है ना बच्चे, और ये सॉल्ट जब एक्वस फॉर्म में जाता है, सॉल्ट इन द सेंस यहाँ पे Na और यहाँ SO4 है, सॉल्ट कहलाएगा, Na है Cl है, सॉल्ट कहलाएगा। तो ये जो सॉल्ट होते हैं जैसे अपने एक्वस फॉर्म में जाते हैं ना, अपने आयंस में टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं भाई आयंस में, तो इनके बीच देखो प्लस है माइनस है बच्चे, प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अरे जानते हो यार, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वहां अट्रैक्शन होगा। तो प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्शन का काम कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स फिलहाल जानिए।
जैसे ये पानी में जाता है बच्चे, ये फोर्स डायलूट हो जाता है। क्या हो जाते हैं? फोर्स डायलूट हो जाते हैं। अब मैं तुम्ही से कहूँ चलो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, मतलब चलो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त को क्यों लड़ाऊं भाई, लड़ाना है, लड़ाई करानी है तो दोस्त से क्यों लड़ना, दुश्मन से लड़ते। तुम और तुम्हारे दुश्मन को क्या किया, कहा लड़ो तो लड़े, तुमने मारा एक पंच, चोट लगी उसको भी, उसने तुमको मारा, तुमको भी चोट लगी। अब क्या हुआ, मैं कहा ऐसा है, जमीन पे लड़ाई नहीं करेंगे, तुमको पानी के अंदर लड़वाएंगे। अब तुमको पानी के अंदर रख दिए, अब लड़ाई करो। तो तुम जब पंच मारोगे उसको, तो जो चोट लगा वो धरती पे जो मतलब हवा में रह के मारा था उसकी कंपेयर में बहुत कम लगेगा, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, तुम जिस फोर्स से उसको मारना चाह रहे हो उस फोर्स को रोक रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसमें। और वो जो उनको जिस फोर्स से मारना चाहता है उसके फोर्स में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, दोनों के फोर्स में क्या हो रही है, कमी आ गई। कमी आ गई तो फिर क्या हुआ, चोट कम लगी। वैसे यहाँ पे ये प्लस माइनस जब नॉर्मली स्टेट में थे तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत तगड़ा था, लेकिन जैसे ही पानी आया इनके बीच के फोर्स को खत्म कर दिया। खत्म नहीं करता, 80 गुना घटा देता है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, आपको याद नहीं रखना है। 80 गुना घट जाता है, तो आसानी से क्या होते हैं, आयंस टूट के किनारे हो जाते हैं, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। और बच्चे किसी भी रिएक्शन को होने के लिए इनऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री में कंपाउंड को आयनिक होना जरूरी है, अपने आयन में टूटना जरूरी है। और एक्वस में ही ये संभव हो पाएगा कि Na2SO4 अपने आयन में टूट जाए, BaCl2 अपने आयन में टूट जाए, वरना वो टूटेंगे ही नहीं। जब टूटेंगे नहीं तो रिएक्शन का आएगा। तो इसलिए सॉलिड फेज में जब रहेंगे तो सॉलिड फेज में NaCl की मतलब Na2SO4 के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत तेज है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत तेज है। इन दैट केस इनके आयंस के फॉर्मेशन नहीं होंगे, एंड आयंस के फॉर्मेशन नहीं होंगे दैट मींस दे विल नॉट रिएक्ट, तो इक्वेशंस आपके आगे बढ़ने ही वाले नहीं है। क्लियर हो गया? एक्वस फॉर्म में रिएक्शन किया, बैलेंस मैंने कर दिया। किस तरह का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों डिस्प्लेसमेंट की सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिटेलिंग आपको कंप्लीट होता है और आपको चीजें समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, what is a redox reaction when a magnesium ribbon burns in air with a dazzling flame and forms a white ash in a magnesium oxide or a reduced white? The question से redox reaction का मीनिंग तुम क्या समझते हो? तो देखो बड़ा इजी है, पीछे बता भी दिया हूँ। रेड, रेड यहाँ से यहाँ पे रेडॉक्स, ठीक है ना, तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन। RED से क्या वर्ड है, वो दो वर्डों को मिला के बनाया गया है, रिडक्शन। OX ऑक्स, तो यहाँ पे ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और जब इसको हमने एक साथ नाम देने की कोशिश की तो एशन एशन गायब हो गए, यहाँ पे रिडक्शन में से अक्शन गायब हो गए, ऑक्सीडेशन में से आइडेशन खत्म हो गए, और यहाँ पे क्या मिल गया, RED, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OX, रिडॉक्स के फॉर्म में आपको नजर आने लगे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी हुई। दोज रिएक्शन विच शो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, अगर हाफ सेल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हो, हाफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको बोल ही क्यों रहा हूँ, हटाओ फिलहाल आपके लिए। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कोई भी ऐसी रिएक्शन संभव नहीं है जो बिना रिडॉक्स के होती हो, सभी रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं। और आपके सिलेबस के हिसाब से क्या डिफाइन होगा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, तो वही मैंने बोला, द रिएक्शन इन व्हिच बोथ हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल दे देते हैं, तो एग्जांपल में क्या कर लेते हैं हम लोग, चलो NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैं क्या ले लूं, HCl ले लूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। अब Na क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, मतलब सॉरी हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl कंबाइन कर गए, NaCl बन गया। HOH के साथ चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। देखो Na के साथ H हटाया गया तो NaCl बना। अब यहाँ देखो, और यहाँ से H से क्या हुआ, HOH के साथ कंबाइन किया तो H2O बन गया। तो देखा जाए तो मेटल ये सोडियम जो है, यहाँ से सोचो, HCl से सोचो ज्यादा अच्छा आएगा। HCl ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन को लॉस किया। HCl ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन को लॉस किया, दैट मीन्स इनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। NaOH ने अपना क्या लॉस कर दिया, OH को लॉस कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ओवरऑल ऑक्सीजन लॉस हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन लॉस हो जाने की वजह से इसका क्या होगा, सोडियम का, सोडियम यहाँ पे कर रहा है खुद का रिडक्शन। क्लियर हुआ? यहाँ HCl में यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, ये HCl वाला टर्म जो हो रहा है ये सिगमेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन और ये सिगमेंट कर रहा है रिडक्शन। क्लियर है? H इस OH के साथ जा रहा है ना, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है अपने साथ,
दिस मींस दिस हाइड्रोजन इज डूइंग व्हाट, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है। और NaOH में क्या कर रहा है, NaOH को लॉस कर रहा है, दैट मींस Na यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है। तो जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, उससे हम रिडॉक्सिडेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, NaCl plus HCl, NaCl plus sorry NaOH plus HCl, NaCl plus H2O is what, is a redox reaction। एक और रिएक्शन देखो, यहाँ पे शायद बोला भी है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम है ठीक है ना, उसको एयर में बर्न कर देता है, इज व्हाट, ऑक्सीजन। अ डेजलिंग फ्लेम एंड अ फॉर्म्स ऑफ व्हाइट एश, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि व्हाइट एश के फॉर्म में दिखाई देता है। ये एश होते हैं, राख होती हैं जो व्हाइट कलर का दिखाई देती हैं। बैलेंसिंग कर दें तो 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। एंड फॉर्म्स ऑफ व्हाइट एसिड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिड्यूस, क्या है, इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और अ रिड्यूस्ड व्हाइट। अभी आपको ये बताना है, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा था और फ्लेम्स को प्रोड्यूस करके व्हाइट एश में कन्वर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम, अच्छा मैंने गलत रीड कर दिया, वही मैं कह रहा हूँ क्या ही बोला, ऑक्साइड पढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज बोल रहा है। तो क्या मैग्नीशियम खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है या खुद को रिड्यूस कर रहा है? मैग्नीशियम यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ चिपक गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दैट मीन्स मैग्नीशियम खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आंसर खत्म हो गया भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या, व्हाट, ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीशियम ने खुद का ऑक्सीडेशन करा लिया, खुद को ऑक्सीडाइज करा लिया। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है, हायर क्लासेस में। चलिए, तो मेरे ख्याल से रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। एक और टर्म मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, मुझे लग रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। चलो रिडॉक्स में अब बात ही आ गई तो ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता दो, उसके साथ ही फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा भी क्या होता है। जब आपसे ऑक्सीडेशन की बात करेगा तो बच्चा, जो ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एजेंट वर्ड यूज हो रहा है, खुद को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है। और जिनका रिडक्शन होता है बच्चे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। डोंट कंफ्यूज विद ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों बहुत डिफर्ड चीजें हैं। ऑक्सीडाइज मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफरेंट थिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मिक्सअप मत करिएगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर से वापस आ जाओ NaCl वाले में, NaCl करा, NaOH प्लस HCl कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म NaCl प्लस H2O। या हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला गया तो हाइड्रोजन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मीन्स यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Na क्या किया, इस Cl के साथ चला गया तो Na का NaCl बन गया, ठीक है ना। Na क्या कर रहा है, NaCl के साथ चला जा रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, दैट मीन्स Na का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, Na का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहां से इसका रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स यहाँ Na जो होगा बच्चे, वो क्या करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब मतलब समझो, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, ये भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराया ना, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, किनकी वजह से हो रहा है, तो सोडियम भाई साहब की वजह से हो रहा है। तो जिनकी वजह से हुआ वो एजेंट कहलाएंगे। एजेंट का मतलब ही होता है वही काम कराने वाला। किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से। तो सोडियम को मैंने बोला भाई मैं ऑक्सीडेशन मेरा हो गया है, हाइड्रोजन कहा कि भाई मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, तुमने करा इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका उल्टा बोलते हैं। सोडियम का क्या हुआ, हाइड्रोजन ने रिडक्शन करा दिया, सोडियम का हाइड्रोजन ने रिडक्शन करा दिया, इस OH को लेके किनारे कर दिया, यहाँ से OH रिमूवल हो गया ना, OH बाहर निकल गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीजन लॉस हुआ। तो इस सोडियम क्या कहता है, तुमने मेरा ऑक्सीजन लॉस करा दिया, इसका मतलब तुम रिड्यूस कर रहे हो, मेरा मतलब रिड्यूस हो गया मेरा, तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट कहलाओगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होता है।
ओवरऑल जिसका रिडक्शन होगा वो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। फॉर मोर डिटेल जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वहां पे और अच्छे से समझाऊंगा ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन बार बार करने हैं। बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए बैठे होंगे, तो उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से इतना बहुत है डिटेलिंग। तो अगला देखा जाए क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय स्ट्रांगली heating ferrous sulfate crystal, what type of chemical reaction occurs in this change? सिंपल सा कहानी क्वेश्चन पूछा, रिएक्शन पूछ रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात किया है, किसकी बात किया है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ 7H2O के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दीजिए, दैट इज व्हाट फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। क्या मैंने बोला? FeSO4 के साथ जोड़ दीजिए कितना? 7H2O, ये कहलाता है बच्चे फेरस सल्फेट क्रिस्टल। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्या बनने वाला है बच्चे? तो यहाँ से बनेगा, जब हीट करते हैं तो कुछ नहीं होता यार, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के बाहर निकाल दो, FeSO4 बन जाएगा बच्चे, और क्या बन जाएगा आपका? 7H2O यहाँ पे बाहर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, जो ये FeSO4 बनता है ना यहाँ पे, ये व्हाइट कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ये व्हाइट कलर में होते हैं। और जो आपके ये वाले होते हैं ना, ये लाइट ग्रीन होते हैं, हल्के से ग्रीनिश कलर में दिखाई देता है, लाइट ग्रीन नजर आता है। तो ये टूट गया आपका। पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है? तो इस पर ये सिंपल सा रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, टूट रहा है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल था, टूट के दो मॉलिक्यूल में टूट गया, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन में इसका नाम पड़ जाएगा डीकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, और कैसा डिकम्पोजिशन? हीट देने की वजह से टूटा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? उष्मा के वजह से टूट गया। उष्मा को क्या बोलते हैं? हीट को क्या बोलते हैं? थर्मल बोलते हैं। एक नया वर्ड होता है थर्मल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? द थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। एक छोटा सा और इसमें क्वेश्चन बनता है, इफ यू फर्दर हीटेड FeSO4, अभी तुमने हीटिंग बंद नहीं किया और हीट कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट हैपन? अगर तुमने हीट करना बंद नहीं किया तो उस कंडीशन में मैं ये हो गया होगा। समझ में आ गया क्या रिएक्शन है? सिंपल से क्रिस्टल का फॉर्मूला याद करो, FeSO7H2, हीट करेंगे टूट जाएगा। अगर तुम नहीं माने और तुमने कहा कि मुझे हीट को और कंटिन्यू करना है, तो उस कंडीशन में FeSO4 का भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाते हैं। और ये FeSO4 टूट जाते हैं बच्चे, Fe2O3 में टूटते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है Fe2O3, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दो गैसेस निकलती हैं, एक SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस फॉर्म में होता है। पंजेंट टेस्ट होता है, बड़ा अजीब सा, नाक में जलन सी होगी किसी गैस निकलने की वजह से। तो ये कहानी था। अब इसको बैलेंस कर लो, 2FeSO4 कर लोगे तो बैलेंस हो जाएगा। SO2 ठीक है, नंबर ऑफ S 1 1 2, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन कितना? 3, तो 5 5 3 8, 2 चौको 8 ऑक्सीजन है, 2 आयरन है। बैलेंस नजर आ रहा है रिएक्शन, ठीक है ना? अगर बैलेंस नहीं होगा तो ABCD मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे। मुझे यहाँ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस है। तो ये हीटेड करते गए तो FeSO4 भी फाइनली Fe2O3 और इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? अब ये जो इसका कलर होता है Fe2O3 का, वो रेडिश ब्राउन होता है। व्हाइट कलर में थे ये भाई, फाइनली रेडिश ब्राउन कलर का। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं, तुमने हीटिंग करना बंद नहीं किया तो तुमको फाइनली रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसा कलर नजर आएगा? रेडिश ब्राउन का सॉल्यूशन आएगा। और उससे निकलने वाली गैसेस जो तुम्हारे नाक में एकदम से जलन पैदा कर देंगे, पंजेंट सा होता है, ठीक है ना? तभी आपने वो नाक में अचानक देखते हो ना, अजीब सी कुछ जलन सी फील होने लगती है, कुछ छौंका वोका लग गया घर में खाना वाना का, तो अजीब सी फील होती है। तो वही वाली उसी टाइप में कुछ पंजेंट सा फील आता है FeSO4 का। तो व्हाइट से किस में कन्वर्ट हुआ? रेड, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हुआ। तो फाइनली किस कलर में था? ग्रीन कलर में था, फाइनली किधर मिल रहा है? रेडिश ब्राउन में मिल रहा है। देखो कितना केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। ये भी कौन सा? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। हो गया क्लियर है? कुछ बचा तो नहीं इसमें? हाई टेम्परेचर पे कहानी हो रहा है, यहाँ तो स्ट्रांगली बोल दिया इसने, बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे दिया गया, थोड़ा मोड़ा हीट नहीं दिया। थोड़ा मोड़ा हीट देता तो वहीं पे रुक जाते हैं। HIGH हाईली हीटेड है, ठीक है ना? ज्यादा हीट किया गया, इस वजह से FeSO4 भी टूट गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेइंग इज दैट व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? लो आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO C+ ZnCO, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। देखो, रिड्यूस्ड बोले द डिफरेंट थिंग, ऑक्सीडाइज बोले द डिफरेंट थिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले द डिफरेंट थिंग। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूस मतलब रिडक्शन, बट बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंग एजेंट बोले ऑक्सीडाइजिंग,
तो मतलब उसका अपोजिट बोलना है, ऑक्सीडाइजिंग का अलग, ऑक्सीडेशन का अलग, उल्टा बोल देना है, खत्म कहानी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पीछे बहुत समझा चुका हूँ, ये बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। फटाक से रिएक्शन लिखते हैं, उसको बैलेंस करके दिखा, मतलब बैलेंस इन द सेंस किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन आपको दिखा देते हैं। जिंक कार्बन, और ये हो गए बच्चे Zn, और ये हो गए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। जितना CO2 खतरनाक नहीं है, उससे कहीं खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। तो एक ऑक्सीजन है तो मोनो बोलते हैं, दो होता है डाई बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे यहाँ पे भी वही कहानी थी बच्चे, देखो इसको बोलते हैं सल्फर, दो ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, एज पर सल्फर तो ट्राइऑक्साइड बन गया। पढ़ने का तरीका है। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है भैया, जिंक से देखो Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो लॉस कर दिया जिंक ने, है? तो लॉस कर दिया, तो इसका आंसर उत्तर में क्या मिलेगा भैया, तुमने लॉस किया तो जाओ भाई, तुम्हारा हो गया रिडक्शन, तो खुद का ये रिड्यूस कर रहे हैं, इनका हुआ रिडक्शन। ठीक, इनका कौन रिड्यूस हुआ, जिंक रिड्यूस हो गया यहाँ पे। कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन की गेन हो गई, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो कार्बन यहाँ पे खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, किनकी मेहरबानी से, जिंक की मेहरबानी से। तो जिंक यहाँ पे क्या है, अगर इनका कौन है जिंक, जिंक की पहचान क्या है, तो जिंक की पहचान होगी एज अ, जिंक ने क्या कर दिया, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दिया है, तो जिंक आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख दो भाई, कहना राजो, ऑक्सीडाइजिंग, देखो एजेंट, डाइजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। और कार्बन ने क्या कर दिया, इस जिंक साहब को रिड्यूस कर दिया, तो जिंक कार्बन का नाम क्या पड़ जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट में बोलना रहता है, काम बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये कहानी हो गया। द सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, द सब्सटेंस कौन रिड्यूस हो रहा है, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है, कार्बन है, जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन है, जिंक है। जिंक और कार्बन की कहानी हो गई। अगला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच रिएक्शन बाय हीटिंग। मैंने बहुत सारे पीछे भी रिएक्शन दिए, उसमें कोई भी लिख दो। एक और नया रिएक्शन लिख देता हूँ, वो है कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है बच्चे CaO प्लस CO2 में, और लिखना है तो यही पीछे वाला रिएक्शन लिख लो, FeSO4 7H2O। दिखा देता हूँ एक बार और याद रहे, ताकि टूटेगा तो क्या होगा, हीट दे रहे हो, हाईली हीट कर दिए, FeSO4 प्लस 7H2O में टूट जाएगा। और फिर क्या कर दोगे, इस FeSO4 को एक बार और हीट करोगे, और हीट होगा तो क्या होगा, 2 लगा लो भैया, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, मुझे याद हो गया, पीछे भी किया हूं मैं। यहाँ पे क्या बन रहा था, Fe2O3 बन जा रहा था, SO3 बन जा रहा था, SO2 बन जा रहा था, ये दोनों गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। यार Fe2 हो गया आपका। ये किस कलर में थे, तो रेडिश कलर में आपको दिखाई दे रहे थे। ये किस कलर में थे, तो यहाँ पे क्या था, लाइट ग्रीन कलर में था। ये किस कलर में था, तो ये व्हाइट कलर में था। दीज आर द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट देने से क्या हो रहे हैं, ये टूट जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लेके हाई हाई हीट दे दो तो क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग, इसका आंसर भी निकल के आने वाला है। व्हाई डज नॉट अ वॉल इमीडिएटली एक्वायर अ व्हाइट कलर व्हेन अ कोटिंग ऑफ स्लेक लाइम इज अप्लाइड ऑन इट। अब सिंपल से कहानी ये कह रहा है बच्चे, जो चूना वाला पुतैया होता है ना घर में, जब तुम चूना की पुतैया करते हो, मतलब नहीं किए होगे, किसी को करते हुए देखे होगे, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है इंस्टेंटली व्हाइट, वो चमकता नहीं, एकदम सफेद सफेद चमकने नहीं लगता है। पेंट के साथ तो चमकता हुआ नजर आ जाता है, बट ये एकदम से चमकता नहीं है, सूखना पड़ता है, मतलब सूखता है धीरे धीरे, उसके बाद चमक उसमें आना शुरू हो जाती है। एक बार जब सूख जाएगा तब चमक में आती है। तो रीजन क्या है, ऐसा कैसे, मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो देखो इसका लॉजिक सिंपल से इतना ही है, जब कैल्शियम, यहाँ पे कहानी क्या होता है, जब CaOH ट्वाइस की बात करते हो, पानी में मिल चुका तो क्या बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, यही हुआ ना। एक्वायर अ व्हाइट कलर व्हेन अ कोटिंग ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम क्या होता है, CaOH का ट्वाइस हो गया कहानी। अब ये CaOH ट्वाइस व्हाइट कलर में नहीं होते, इसलिए वो व्हाइट नहीं दिखते हैं। तो फिर व्हाइट दिखते कैसे, हवा में जो तुम्हारा CO2 गैस होता है ना, वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये कंबाइन करके बना लेते हैं बच्चे CaCO3, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी से वेपराइज होकर उड़ जाता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके पास व्हाइट कलर का टेक्सचर होता है, मतलब व्हाइट कलर होता है इसके पास। और तब आपको जब सूख जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको वो सफेद अच्छा सा कलर चमकता हुआ नजर आता है।
इनिशियली नजर नहीं आता है क्योंकि इसका कलर व्हाइट होता ही नहीं है। हवा में जो एयर में CO2 था उसके साथ ही कंबाइन किया COH का ट्वाइस और फाइनली CaCO3 में कन्वर्ट कर लिया, जिससे आपको फिर प्रॉपर व्हाइट कलर दिखाई देने लगती है। तो इसका लॉजिक क्लियर हो गया क्यों ऐसा होता है। इनिशियली नहीं दिखाई दे रहा था, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद व्हाइट दिखने लगा क्योंकि उसके साथ CO2 कांटेक्ट में आया और उसने क्या किया, कमाल ही करके दिखा दिया और काम बन गया। चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर ईटेबल प्रिफरेबली पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल्स। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है आपसे कि जो पैकिंग पैकिंग होती है फूड्स वगैरह के, आप जो खाने वाले जो होते हैं ईटेबल्स की बात कर रहा है, जैसे आपकी रोटी हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब क्यों सिल्वर फॉइल का मतलब इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्या लॉजिक है। और जो सिल्वर फॉइल लेके आते हैं एल्युमिनियम फॉइल ही होता है, तो एल्युमिनियम फॉइल से इस्तेमाल करने का लॉजिक क्या है। तो देखो लॉजिक बस इतनी सी बच्चे है, नॉर्मल आयरन का फॉइल होता तो फिर क्या होता, आयरन का फॉइल होता तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड हो जाता, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता, ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता। मतलब ये और भी कोई मेटल सोडियम होता, सोडियम ऑक्साइड बना लेते तो इसकी बात ही मत करो, आग लग जाएगी भाई, Na2O बनाने के चक्कर में बनोगे तो आग लग जाएगी पूरा। मतलब जो मेटल्स होते हैं जनरली ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते ही बनाते हैं, एल्युमिनियम भी ऐसा करता है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करता है, इट ऑल्सो डू दैट। बट कहानी क्या होती है ना, जब एल्युमिनियम का जब ऑक्साइड बनता है ना तो Al2O3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस Al2O3 का एक पूरा कोटिंग तैयार हो जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, मतलब ये एल्युमिनियम है और इसके सर पे इसके ऊपर कोटिंग तैयार हुआ Al2O3 के, एकदम प्रॉपर वे से तैयार हो जाता है और ये बहुत थिक हो जाता है। ये क्या होते हैं, एक थिक लेयर बन जाते हैं और इस तरह से लेयर बन जाते हैं कि अब एयर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आते हैं तो कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, मतलब जो कोरोजन होना है वो नहीं हो पाता है, कोरोड नहीं हो पाते हैं। बाकी जितने मेटल्स हैं उनके ऊपर जो लेयरिंग बनती है ऑक्साइड की उतनी थिक नहीं होती है, एंड दे अलाउ टू इंटर द एयर, वो एयर को इंटर करने देते हैं, अंदर वाले मेटल से कंबाइन होने देते हैं। तो अंदर वाले मेटल से कंबाइन करता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्साइड बनाता है, फिर करोड़ होते हैं और झड़ झड़ के वो गिरने लगते हैं। बट एल्युमिनियम के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, एल्युमिनियम एक बार इतना शुरुआत में ऑक्साइड तो बनाता है लेकिन इतना अच्छा ऑक्साइड का लेयर बन जाता है इसके ऊपर कि जिसके वजह जो सिल्वर एल्युमिनियम फॉइल आता है उसमें पहले से ऑक्साइड के लेयर लगे होते हैं, बाद में नहीं लगते वरना वो खराब हो जाएंगे, पहले से लगे लगाए जाते हैं। इतने अच्छे से उस पर ऑक्साइड लेयर लगे होते हैं बच्चे कि ये क्या होता है, एक थिक लेयर होता है, ये रिएक्शन वगैरह करता ही नहीं है, ये कोई रिएक्शन वगैरह इसमें नहीं होता है आपका। क्या इश्यूज आ गए, चलो तो सही हो गया, पता नहीं क्या इश्यूज आ गया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, कहाँ था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था क्या। हाँ, तो इस पे क्या होता है, पूरा का पूरा कहानी क्या होती है, एक लेयरिंग होती है और ये लेयरिंग क्या होता है, इस लेयरिंग की वजह से मतलब जो फूड पैक्ड होते हैं उसके अंदर जो मॉइस्ट कंटेंट होते हैं, जो केमिकल्स कंटेंट होंगे, मतलब फूड प्रिपेयर्ड होने की वजह से जो भी चीजें होंगी वो इसके अंदर आके ऑक्साइड नहीं बना पाती हैं, अपनी खुद की ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है, जिससे फूड खराब नहीं होता है और आपकी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है। राइट, क्लियर है आपके पास। यही सेम काम तो क्या कहते हैं, जो आप ये क्या बोलते हैं, कोई भी चीज खाने वाले पैकेट्स लेके आते हो, जैसे कि कोई नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, तो वो देखते हो एयर टाइट होते हैं, उसमें हवा भरी पड़ी होती है, तो तुम्हारे मन में आ रहा है सर उसमें तो हवा भरी है, उसमें तो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बना देगा, नहीं, जो हवा उसके अंदर भरी होती है ना वो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन हाईली नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दूसरे के साथ रिएक्शन करने वाले नहीं जाते हैं, एक पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशन चाहिए नाइट्रोजन को रिएक्शन कराने के लिए, तो फिर वो रिएक्शन नहीं करता हमारे फूड से, जो उसके अंदर के फूड्स होते हैं, और फूड जब रिएक्शन नहीं करेगा तो हमें नुकसान नहीं पहुंचता है, नुकसान नहीं पहुंचता है तो ठीक है, वो लंबे समय तक रह पाते हैं, खराब नहीं होते उसके अंदर की चीजें, हमें भी नुकसान नहीं होता है। तो ये उसका एक लॉजिक था। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कितने क्वेश्चन है भाई, 1 2 खत्म, ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, डिस्कस करेंगे और ये वाला पहला इसमें का जो सीरीज का पहला है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन दो बार लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। Mg2HCl MgCl2H2 कैसा रिएक्शन है बच्चे, देखो तो Mg ने क्या किया, कहा मैं पावरफुल हूँ, चल हाइड्रोजन हट तुम यहाँ से, मैं MgCl2 बनाऊंगा, बना लिया, बनाने दीजिए, और हाइड्रोजन का तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, हाइड्रोजन अलग बेचारा अकेले H2 बन के तैयार हो गया। दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हाइड्रोजन अकेले बैठ गया तो बनने दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaOH HCl कंबाइन कर रहे हैं बच्चे, NaCl और H2 बना रहे हैं, बोल रहा है कौन सा रिएक्शन है, देखो तो
एन इस हाइड्रोजन का हटो यहाँ से, तो हट गया हाइड्रोजन का, चलो ठीक है मैं हट जा रहा हूँ, बट मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ, जो ये OH तुम छोड़ गए हो उसके साथ मैं कंबाइन कर जा रहा हूँ, H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा हूँ, तो NaCl क्या हुआ, H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो है बट 2 बार हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनका नाम क्या पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगली बात हो रही है CH4CO2, CH4CO2, अरे CO2 कहाँ से आ जाएगा, O2 होगा बच्चे, एरर प्रिंटिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, O2 होना चाहिए, CO2 से कोई फायदा ही नहीं होगा उसको। तो CH4 जब O2 से कंबाइन करता है तो ये CO2 बनता है, 2H2O बनाता है और हीट रिलीज होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कोई रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया, ऐसे लिख दिया है। क्या बैलेंस है क्या, अच्छा यहाँ 2 है तो हाँ बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, मल्टीप्लाई है तो बैलेंस रिएक्शन फॉर्म है। मेथेन को जब बर्न करते हैं, तुम्हारे वही एलपीजी के अंदर गैस होते हैं, जो तुम्हारे घर क्या होते हैं, गैस चूल्हे के अंदर जो गैस होता है उसकी उसी के अंदर ये भरा होता है। जब बर्न कर रहा है तो CO2 और H2O बना रहा है। अब ये बर्न कर रहा है तो कैसा रिएक्शन है, तब छोड़ो, यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है। तुम्हारे घर में गैस, एक बार तुम आग लगा देते हो गैस सिलेंडर में, सिलेंडर में आग लगा दोगे तो फिर तो घर ही जल जाएगा मतलब चूल्हे में लगा देते हो आग, ठीक है। तो जब तुम चूल्हे में आग लगा देते हो तो क्या होता है, चूल्हा जलता रहता है, जलता रहता है जब तक कि तुम बंद नहीं करते हो। दैट मीन्स क्या, हीट निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है। दैट मीन्स क्या, एक्सोथर्मिक, दोज रिएक्शन विच क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक, प्रोड्यूस हीट, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रिएक्शन जिनके द्वारा हीट रिलीज की जाती है, बाहर निकाली जाती है, वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ कंबाइन हो जाना बच्चे, क्या बनाता है, CaOH का ट्वाइस और प्लस बना लेता है हीट, ढेर सारा हीट निकलता है। अरे चूने को पानी में डालो खौल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, चूना है, चूना पानी, ठीक है ना। चूना में पानी डाल दिए तो चूना पूरा करता है, कैल्शियम ऑक्साइड पूरा पानी को खौला देता है, बिना किसी हीट किए, बिना किसी गर्म किए हुए काम बन जाता है। और बहुत ज्यादा हीट करता है, अगर हाथ उठ पड़ जाए तो जल जाएगा। घर वाले देखना जब भी कभी, नहीं देखने को मिलेगा अब तो खत्म हो गया, पहले के टाइम में चूना वूना होता था घर, देखने को मिलता था। जब घोलते थे तो छोटे बच्चों को डांट के मार के भगा देते थे, खड़ा नहीं होना, क्योंकि गलती से बच्चा हाथ डाल देगा तो पूरा हाथ जल जाएगा। N2+O2 एकदम पानी खौलने लगता है, बबल मारता है, ऊपर छिटा मारने लगती है, इतनी खौल आती है। N2+O2 NO, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस हीट लिखा है, प्लस नहीं लिखा बच्चे, यहाँ माइनस हीट लिखा। दैट मीन्स क्या हुआ, इस रिएक्शन को होने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी और लगातार देनी पड़ेगी, दे के बंद नहीं कर देना। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक बार जला के बंद कर दिए थे ना ऊपर वाले में, यहाँ पे दे के बंद कर दोगे तो नहीं काम चलेगा। यहाँ पे तुमको देते रहना, देते रहना, देते रहना, तुम्हारा NO बनता रहेगा, बनता रहेगा। मतलब यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दो रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट नोन एज इंडोथर्मिक। देखो इन फॉर अंदर, इंडो, ठीक है ना, इंडोथर्मिक, एक्स मतलब बाहर करना है यहाँ पे, इंडोथर्मिक अंदर, तो अंदर का मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये इंडोथर्मिक कहलाएंगे। दो रिएक्शन विच एब्जॉर्ब द हीट इज नोन एज इंडोथर्मिक। यहाँ पे माइनस का है, दैट मीन्स ये इधर आएंगे, ये माइनस को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ माइनस लिख के उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं मिटा दूं, मैं तुमको कंफ्यूज ही कर रहा हूँ, इसको मिटा देना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। ये माइनस को टेंशन नहीं लेना, ये माइनस तो लेफ्ट में है, जब राइट में है, जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स इस साइड तुमको हीट देना पड़ेगा, तो ये 2NO बन के तैयार हो जाता है। N2+3H2 2NH3, ये किस तरह के रिएक्शन है बच्चे, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ एक लोग हैं, दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में कंबाइन करके सिंगल अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह से टाइप ऑफ रिएक्शन भी तुम्हारा कवर हो गया, टाइप ऑफ रिएक्शन भी ठीक ठाक कवर हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बताया तुमने, यहाँ पे तुमने बताया डिस्प्लेसमेंट, तुमने डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जाना, ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन के बारे में जाना, ये क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन बोला सॉरी, एक्सोथर्मिक के बारे में जाना, एंडोथर्मिक के बारे में जाना, और ठीक है ना, कॉम्बिनेशन के बारे में जाना। पीछे डिकम्पोजिशन के बारे में तुमको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन, कितने बार आएगा भाई तू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको साफ लग रहा है बार बार थर्मल डिकम्पोजिशन आ रहे हैं, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर कई साल पूछे हुए, हर साल तो नहीं, कई साल ये पूछे हुए क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा तो CaO+CO2 में टूट जाएगा, दिस इज व्हाट योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पीछे बहुत सारे लिखा है, उसमें से कोई भी लिख लो आप। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, तो बड़ा आसान तरीका है यार, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो और वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर दो, डिकम्पोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका है आपके पास, वाटर को डिकम्पोज कर दीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो रहा है करंट, ये प्रकाश, वो बिजली बिजली मत समझ लो यार, लाइट मतलब बता रहे हो, ठीक है ना, ऐसे वाला समझो। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या, पानी टूट रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये H2O2 कहानी हो गया। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, AGBR। तो फोटो डिकम्पोजिशन में AGBR का नाम ले लो। फोटो मतलब लाइट की वजह से जो डिकम्पोज हो जाए, लाइट वाले हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा, तो AG अलग हो जाएंगे, और BR के फॉर्म में ना रह के BR2 के फॉर्म में रहता है नेचर के अंदर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, और इस तरह से तीनों रिएक्शन आपके हो गए। दिस इज व्हाट कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, सिल्वर, AG को सिल्वर कहते हैं, अब ब्रोमीन को ब्रोमाइड यहाँ पे बोलेंगे, आइड। अब ये सब सिखाऊंगा, कब आइड बोलते हैं, कब एट बोलते हैं, कब इट बोलते हैं, कब फेरस अस बोलते हैं, कब इक बोलते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री मतलब फन है यार, मैं हर एक बात बताऊंगा, बस ये कलेक्ट रखना पड़ता है। सबके लॉजिक हैं, किसी चीज के ऐसे नहीं जिसके लॉजिक नहीं है, पीछे लॉजिक तो है, लेकिन मोर एवर ये क्या है, लॉजिक आपको याद रखने पड़ते हैं। ऐसे पढ़ते हैं ना, कोई टीचर मिलेगा तो तुमसे कहेगा ये फेरस सल्फेट है। अब बच्चे पूरे 10th छोड़ो, 9th छोड़ो, फर्स्ट से इंटर पास कर जाते हैं, BSc में चले जाते हैं, और ये परेशान होते हैं कि कब फेरस आया, कब फेरिक आया, पता ही नहीं रहता। यहीं पे Fe2 SO4 का थ्राइस कर देगा तो बोलेगा फेरिक सल्फेट हो गया, ये फेरस सल्फेट बोल रहा है। अब काहे बोल रहा है, कुछ लॉजिक क्लियर नहीं। मैं हर एक पॉइंट पे आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, सारी बातें बताऊंगा कि कब फेरस होता है, कब फेरिक होता है, कब एट होता है, कब आइट होता है, सल्फेट होता है, सल्फाइट होता है ना। तो ये सारे लॉजिक आपको आंसर निकल के आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ गए। आज की डेट में मैंने जितने डिस्कस किए, ये 15 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, मैंने 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और होपफुली चीजें आपको समझ में सारी आई भी होंगी। स्टिल यू हैव सम डाउट, लेट मी नो, ठीक है ना, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँ, मतलब उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि और चीजें चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं एक और अलग से क्या करूंगा, वीडियोज बना के आपको दे दूंगा। तो इस पे जो इस टॉपिक में मतलब चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने वैरायटी के, वो सब मैंने डिस्कस कर दिए। एक और लेक्चर बनाऊंगा, ये जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में पूछे हुए थे। अब जो बनाऊंगा वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एनसीईआरटी से होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होंगे, और कुछ साइड से, मतलब जो पॉसिबिलिटी है कि उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सके। तो मिला के मैं एक और लेक्चर लाऊंगा इसका, इस सीरीज में।